तो आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जालंधर से, जहां उन्होंने कहा कि जो टियर 2 शहर हैं, टियर 3 शहर हैं, इन्हें विकास के केंद्रों में बदलने की कोशिश की जाएगी। इस बजट में ऐसा प्रावधान किया गया है और इसके साथ ही कहा कि गरीबों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, चाहे दवाएं सस्ती हों या फिर अन्य जो कोशिशें की गई हैं। इस समय हम मौजूद हैं अपने स्टूडियो में और हमारे साथ मौजूद हैं सुधेंद्र ज्योति सिन्हा, फॉर्मर एडवाइजर ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्टिविटी नीति आयोग। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मनोज चौधरी, वाइस चांसलर गतिशक्ति विश्वविद्यालय बड़ौदा। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू, गुड इवनिंग। इसके साथ ही डॉक्टर वरुण कुमार, फॉर्मर डायरेक्टर रेलवे बोर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। जी नमस्कार। लेकिन सबसे पहले हम सुन लेते हैं, अभी हाल ही में रेल मंत्री से मेरी बात हुई और उन्होंने इस बजट को लेकर क्या कहा, आइए सुनते हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बजट को ऐतिहासिक बताया। बजट में जहां एक तरफ देश के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, वहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ावा दिया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नविक्रम सिंह और मेरे साथ हैं विशेष मेहमान अश्विनी वैष्णव जी, केंद्रीय मंत्री। सर, सबसे पहला सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल बजट को? आज के बजट में युवा शक्ति, नारी शक्ति और कर्तव्य की भावना एकदम स्पष्ट दिखाई देती है। विकसित भारत का रोड मैप है, विकसित भारत की मजबूत नींव है। मैं माननीय प्रधानमंत्री, माननीय वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। ऐसा फ्यूचरिस्टिक बजट आज पेश किया है जिसमें रिफॉर्म्स एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया गया है। आज के इस बजट में हर सेक्टर में कैसे रिफॉर्म्स आए, किस तरह से तेजी आए, किस तरह से एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिले, ऐसी प्रेरणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में दी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बजट में अपनी स्पीच के माध्यम से आज कई सेक्टर्स के लिए बहुत बड़े रिफॉर्म्स घोषित। सर, सबसे पहले तो रेलवे से ही शुरू करेंगे। हाई स्पीड कॉरिडोर कितने महत्वपूर्ण हैं रेलवे के लिहाज से? बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच में जो पहला हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, उसका बहुत उपयोग है और इस प्रोग्रेस के बाद में आज 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स घोषित किए गए हैं। चेन्नई से बेंगलुरु, इससे चेन्नई से बेंगलुरु की यात्रा मात्र 1 घंटे 13 मिनट रह जाएगी। बेंगलुरु से हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी हो जाएगी। चेन्नई से हैदराबाद मात्र 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी हो जाएगी। मुंबई से पुणे तो मात्र 48 मिनट की जर्नी हो जाएगी। पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट में पहुंच पाएंगे। दिल्ली से वाराणसी 3 घंटे 50 मिनट और वाराणसी से सिलीगुड़ी, जो कि बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य का और टूरिस्ट का एक स्पॉट है सिलीगुड़ी, वहाँ 2 घंटे 55 मिनट में पहुँच पाएंगे। यानी एक तरीके से सदर्न स्टेट्स में एक ट्रायंगल की तरह बन जाएगा हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलुरु। तो ये एक सदर्न ट्रायंगल बन जाएगा। फिर मुंबई, पुणे, हैदराबाद एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। और नॉर्दर्न इंडिया में अगर हम देखें कि दिल्ली से वाराणसी से सिलीगुड़ी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाएगा। ये करीब 4000 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर्स हैं, 7 कॉरिडोर, जिसमें करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा जी। और ये देश के लिए बहुत बड़ी एक सौगात रहेगी। विकसित भारत का बहुत बड़ा ये एक रोड मैप रहेगा। सर, रेलवे में ही अगर बात करें तो रिकॉर्ड आवंटन भी हुआ है इस बार, उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हमने बीते वर्ष देखा था जहां उत्तर में और दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, हर तरफ बहुत काम किए गए, लेकिन इस बार का आपका टारगेट था 52 हफ्ते 52 रिफॉर्म्स। उसके लिहाज से इसे कैसे देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जहां जितना बजट दिया जाता था उसके कंपैरिजन में 10 गुना बजट रेलवे का बढ़ाया है। 2,78,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड बजट रेलवे के लिए दिया गया है। इससे सेफ्टी में,
यात्रियों की सुविधा में, नए स्टेशन बनाने में, नए ट्रैक्स बनाने में, हर तरह से बहुत देश को उपलब्धि रहेगी। हमारे देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए, जो कि रेलवे एक मध्यम वर्गीय परिवारों का और गरीब परिवारों का जो सबसे बड़ा साधन है यात्रा का, उस साधन को नई ताकत मिलेगी आज के बजट से। सर, अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो उसके लिए भी रिकॉर्ड कोशिश की गई है कि ज़्यादा से ज़्यादा आवंटन हो। मैं आपसे समझना चाहूँगा इसका जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में आज करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और अगर पिछले दशक की उपलब्धि देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग 6 गुना बढ़ी है और इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट्स 8 गुना बढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी हाईटेक इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम में आवंटन किया जाएगा। और सेमीकंडक्टर 2.0, सेमीकंडक्टर की अभूतपूर्व सफलता के बाद में सेमीकॉन 2.0, जिससे कि एक नई फ्यूचरिस्टिक इंडस्ट्री भारत में बने। और साथ ही साथ जो हमारी आईटी सर्विसेज हैं, हमारे सर्विसेज सेक्टर की करीब $220 बिलियन का एक्सपोर्ट है इसमें, और करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इस सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कई नए रिफॉर्म्स इसमें आज घोषणा की गई है। सेफ हार्बर की, एक्सेलरेटेड एपीए की, वेयर हाउसिंग में बहुत बड़ा एक इम्प्रूवमेंट किया गया है, कस्टम्स में इम्प्रूवमेंट किया गया है, और भारत को विश्व का सबसे बड़ा डेटा सेंटर और एआई का हब बनाना है। उसके लिए भी बहुत बड़े रिफॉर्म्स किए गए। 20 इयर्स की टैक्स हॉलिडे इसमें दी गई है। जी सर, एक आखिरी मैं आपसे समझना चाहूँगा, रेलवे पर ही दोबारा से लौटेंगे। एक डीएफसी का भी जो प्रावधान किया गया है ना, 2014 से अगर देखें तो बड़ी तेज़ी से डीएफसी जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं उनमें विस्तार किया गया है। आप किस तरीके से देखते हैं जो नया जो ईस्ट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी? ईस्टर्न और वेस्टर्न डीएफसीसी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स आज सैचुरेटेड वे में चल रहे हैं। करीब 400 ट्रेन्स डेली इन कॉरिडोर्स पे चल रही है। और याद रखिए 2014 तक 0 किलोमीटर बना था। आज दोनों कॉरिडोर्स की सफलता के बाद में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने ईस्ट से वेस्ट को जोड़ने वाला, बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा की है, जो कि 2052 किलोमीटर का है। बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर देश के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होगा। साथ ही साथ आज ऑरेंज इकोनॉमी के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। पिछले साल वेव्स के माध्यम से एवीजीसी यानी ऑरेंज इकोनॉमी यानी क्रिएटर्स इकोनॉमी के लिए, यानी जो आज नौजवान नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कई नए तरीके से अपनी कहानी बताते हैं, अपनी स्टोरी बताते हैं और नया कंटेंट क्रिएट करते हैं। कोई रील्स बनाता है, कोई यूट्यूब के वीडियोस बनाता है, कोई कई तरह के आज जो कंटेंट क्रिएट होता है, जिससे भारत के कल्चर को दुनिया भर में दिखाने का मौका मिलता है। इसके लिए IICT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी, जो पिछले वर्ष माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिसकी घोषणा की थी, उसके माध्यम से 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस को क्रिएटर्स लैब के माध्यम से जोड़ा जाएगा और इससे 20 लाख नए रोजगार उत्पन्न होंगे। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। निश्चित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, आईटी के क्षेत्र में, रेलवे इंफ्रा के क्षेत्र में इस बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारा ये कार्यक्रम संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए संसद टीवी। एक बार फिर चलते हैं जहां रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस को संबोधित कर रहे हैं वहां। सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा और जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है करीब 95% सेफ्टी इंप्रूव हुई है, 95% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। अब उसमें और ज्यादा फोकस करके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का रैपिड इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमरास लगाना, OHE जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको अपग्रेड करना, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना, इन सब पे और ज्यादा फोकस देकर सेफ्टी को और इम्प्रूव किया जाएगा, कस्टमर केयर को, कस्टमर फैसिलिटीज को और इम्प्रूव किया जाएगा।
7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स आज बजट में अनाउंस हुए हैं। अहमदाबाद और मुंबई का हाई स्पीड कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है, सारी दुनिया आज उसको नोटिस कर रही है, इतनी तेजी से काम चल रहा है और जिस क्वालिटी का काम चल रहा है। उसके बाद में आज ये जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, यूटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। चेन्नई बेंगलुरु ट्रैवल 1 घंटे 13 मिनट की रह जाएगी, मात्र 1 घंटे 13 मिनट। बेंगलुरु हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी। चेन्नई हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़े शहर हैं और आईटी टेक्नोलॉजी के बड़े हब्स हैं। इस डायमंड से, हाई स्पीड डायमंड बनाने से एक मेजर ग्रोथ का मल्टीप्लायर साउथ इंडियन स्टेट्स में आएगा, जो कि देश के लिए अच्छा है, साउथ इंडियन स्टेट्स के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर अभी मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर बन रहा है, नेक्स्ट मुंबई से पुणे का कॉरिडोर बनेगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर से मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे पहुंच सकते हैं, ओनली 48 मिनट्स। तो इससे मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली मर्ज हो जाएंगे और आगे फिर पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट में, 1 आवर 55 मिनट्स में, यानी अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और आगे नीचे चेन्नई और बेंगलोर से कनेक्टिविटी। ये देश के लिए और यहाँ इन सभी राज्यों में रहने वाले निवासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर, और दिल्ली से वाराणसी मात्र 3 घंटे 50 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। और आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है, वहां पर मात्र 2 घंटे 55 मिनट में वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी पहुंच पाएंगे। यानी दिल्ली से उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल, इस पूरे बेल्ट में एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनेगा। हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, किसी भी तरह के काम के लिए आना जाना हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत मल्टीप्लाई होगी, बहुत बड़ा इससे बेनिफिट मिलेगा। करीब ये 4000 किलोमीटर के 7 नए कॉरिडोर्स हैं और करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इन सब में आएगा। और बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का। हम सब जानते हैं वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस है और उसमें ऑलरेडी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गए। 400 ट्रेन पर डे इन कॉरिडोर्स में ऑलरेडी ट्रेवल कर रही है। और बंगाल से गुजरात को जोड़ने वाला, बंगाल में दांकुनी से जोड़कर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से होते हुए गुजरात में सूरत में टर्मिनेट होगा ये, और सूरत में वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ेगा, जिससे कि कोई भी इंडस्ट्री सामान अपना वेस्ट कोस्ट के किसी भी पोर्ट पे भेजना चाहे, चाहे गुजरात के पोर्ट्स हो चाहे महाराष्ट्र के पोर्ट्स हो, वेस्टर्न कॉरिडोर से जुड़ जाएगा। तो एक तरीके से ईस्टर्न कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और ये ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर, ये 2052 किलोमीटर का ईस्ट वेस्ट फ्रेट कॉरिडोर और 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स मिलकर रेलवे की एक टोटली नई ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई एनर्जी देंगे। और देश में तेजी से वंदे भारत स्लीपर्स, वंदे भारत चेयर कार्ड्स, अमृत भारत, नमो भारत, इन सब का मैन्युफैक्चरिंग तेजी से हो रहा है। वैगन्स का इंडक्शन रिकॉर्ड लेवल पे है और ट्रैक्स रिकॉर्ड लेवल पे बन रहे हैं। 35,000 किलोमीटर ट्रैक्स बन चुके हैं, 47,000 किलोमीटर्स इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है इन 10 वर्षों में। इलेक्ट्रिफिकेशन 99.5% से ऊपर पहुंच चुका है। तो ओवरऑल देश में एनवायरमेंटल बेनिफिट को अगर देखें हम, तो रेलवे 95% लेस पॉल्यूटिंग कंपेयर्ड टू हाईवे होता है। इसीलिए ये बड़ा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी का रेलवे के डेवलपमेंट पे। मैं इन तीनों पॉइंट्स पे, तीनों मिनिस्ट्रीज के बेसिक पॉइंट्स, फंडामेंटल पॉइंट्स आपके सामने रखे। आप कुछ कहना चाहेंगे?
तो क्वेश्चंस लेते हैं फिर हम, और क्वेश्चंस का पैटर्न वही रखेंगे, एक तरफ से चालू करते हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फिर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसा करके चालू करते हैं, राइट? फर्स्ट रो में तो ऑफिसर्स बैठे, सेकंड में अश्विन। तो आप सुन रहे थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को। हम बात करेंगे इंफ्रा पर ही, और मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सर मैं सबसे पहले आपसे ही समझना चाहूँगा कि भारी कैपेक्स जारी किया गया है इस बजट के दौरान, आप किस तरीके से देखते हैं इंफ्रा और ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जो विकास परियोजनाएं हैं उनके लिए? धन्यवाद। जैसा हम लोगों ने अभी सुना भी, ये जो पूरा बजट है इसमें 3 वैल्यू प्रपोजिशन है, एक ग्रोथ कहें, एक स्टेबिलिटी कहें और एक इंक्लूजन कहें, यानी विकास, स्थायित्व और समावेशी। उससे नेक्स्ट स्टेप में इन्होंने जो है कुछ एम बनाया, उसके लिए साथ उसको अचीव करने के लिए 3 कर्तव्य बनाए, कुछ एरियाज 6 एरियाज ऑफ इंटरवेंशंस बनाया, जिसमें एक रखा पावरफुल पुश टू इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना को पूरी तरह पूरे जोड़ के साथ आगे लेकर के जाना। और उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं कि कैपेक्स का इतना ज़्यादा एलोकेशन होना जी। बल्कि आप कहें कि रेलवेज के अलावा यदि आप पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को लें और इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि आप डिजिटल को जोड़ें और जो और एरियाज को जोड़ते हैं, तो एक बहुत ही बड़ा, लगभग शायद पहले 3 जो एलोकेशन है उसमें जा कर के ये इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रायोरिटी में ही आता है। बिल्कुल सर। तो और अभी हाल में एक बजट के पहले दूरदर्शन को दिए गए एक इंटरव्यू में हमने कहा था कि आवश्यकता इस बात की यह है कि अब टियर 2, टियर 3 सिटीज़ की समस्याओं को समाधान किया जाए। और ये बड़ा ही सुखद आश्चर्य, बड़ा ही अच्छा लग रहा है ये देख करके कि इस बजट में इसका पूरा फोकस किया गया, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स की बात की गई, 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की बात की गई, कैसे शहरों को इंजन ऑफ ग्रोथ बना करके आगे लेकर चला जाए, ये इसकी बात की गई। और पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार किया जाए जिससे विकसित भारत 2047 का जो हमारा टारगेट है उसको हम अचीव कर सकें। निश्चित तौर तो पर सर, कुल ये अपने आप में आपने जो बात कही कि टियर 2 और टियर 3 शहरों को विकास के केंद्रों में बदलने की कोशिश है। प्रोफेसर मनोज चौधरी, मैं आपके पास आना चाहूँगा, गतिशक्ति विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मनोज चौधरी। सर मैं आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि विकसित भारत के लिए हाईली स्पेशलाइज्ड जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी तैयार करने की जिम्मेदारी आपकी है, तो आपके लिहाज से अगर मैं जानना चाहूँ राय कि इंफ्रा के क्षेत्र में कितना बड़ा बदलाव देखते हैं इस बजट के जरिए? थैंक यू। सबसे पहले तो रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर बजट में जो 2 मुख्य बातें आज कही गई, एक तो नए ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का बनाना और 7 नए हाई स्पीड बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का जो अनाउंसमेंट करना। इसके अलावा जो कंटिन्यूड फोकस है रेलवे सेफ्टी पे, जो कंटिन्यूड फोकस है ट्रैक डबलिंग पे, इलेक्ट्रिफिकेशन तो ऑलमोस्ट 99% हो चुका। इसके अलावा जो फोकस है पैसेंजर एमिनिटीज को, पैसेंजर सेफ्टी को बढ़ाना। इसके अलावा अगर आप इस आज के बजट के अनाउंसमेंट में अगर आप देखें तो एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट फोकस है, वो है इनलैंड वाटरवेज के ऊपर में फोकस करना, कोस्टल कार्गो के ऊपर में फोकस करना, कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस करना। तो एक तरह से इसके अलावा भी एविएशन सेक्टर के अंदर में जो एमआरओ सेक्टर है उसके लिए किस तरह से बेसिक ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी को कम करके कंपोनेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट्स के लिए जो है वो एक अलग फोकस करना। तो अगर आप इन सब चीजों को देखें तो अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और लॉजिस्टिक्स, इसके अलावा वेयर हाउसिंग सेक्टर के लिए स्पेशल अनाउंसमेंट्स, तो ट्रांसपोर्टेशन में रेलवेज, एविएशन, हाईवेज, मैरीटाइम के लिए शिप रिपेयर के ऊपर में जो आज 2 अनाउंसमेंट किए गए, 2 नए शिप रिपेयर सेंटर खोले जाएंगे, अगर आप उसको देखें, लॉजिस्टिक, तो सारे सेक्टर्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पुश किया गया। इसके अलावा स्किल्ड मैन पावर के लिए भी अलग अलग एरिया में आज का बजट, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री जी ने बताया, युवा शक्ति के ऊपर केंद्रित था। इसके अंदर में कई सारी चीजें का प्रावधान किया गया, जैसा अभी माननीय रेल मंत्री जी ने बताया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के थ्रू किस तरह से हम कंटेंट क्रिएटर लैब बनाएंगे, किस तरह से इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास में 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स बनाई जाएंगी, जहां पे
अलग अलग विश्वविद्यालय जैसे गति शक्ति विश्वविद्यालय हो या बाकी, हम किस तरह से ट्रेन मैन पावर को इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर के पास में बना सकें। इसके अलावा आयुर्वेदा पे फोकस, इसके अलावा केयर टेकर्स जो हेल्थ केयर में उनके 1.5 लाख जो है लोगों को ट्रेनिंग देना, एआई स्किल्स के ऊपर में फोकस, हर तरीके से देखें तो आज का पूरा बजट एक तरह से। इसके अलावा बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो आपने देखा सर्विस सेक्टर के लिए किस तरह एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज के लिए हाई लेवल स्टैंडिंग कमेटी बनाना जो 2047 तक ये तय करे कि पूरे विश्व के सर्विस सेक्टर में 10% योगदान भारत का हो। अगर इन सबको देखें तो युवा शक्ति के माध्यम से विकसित भारत को साकार करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में स्ट्रांग फोकस रखते हुए बहुत ही इंक्लूसिव और अच्छा बजट। सर मैं अब डॉक्टर वरुण कुमार के पास आना चाहूंगा। सर आपको आवाज आ रही है मेरी, डॉक्टर वरुण कुमार? सर मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अगर हम बात करें हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की, तो ये विशेष तौर पर इस बजट में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करी गई है, खास तौर पर दक्षिण भारत और उत्तर भारत में भी बात करें, ये कितना अहम होंगे देश के लिए? डॉक्टर वरुण कुमार अनम्यूट करिए। डॉक्टर वरुण कुमार, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी नमस्कार। जी सर, एक बार फिर अपना उत्तर दें। हाँ जी, ये जो उच्च गति के 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर जो घोषित किए गए हैं, एक तो इस सरकार की नीति की निरंतरता में देखा जाना चाहिए। लगातार अवसंरचना पे इसका जोर रहा है और इस साल 7 नए हाई स्पीड जो कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, इससे कई मामलों में हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, विकास देखने को मिलेगा। जैसे पर्यटन में भारी वृद्धि होगी, शहरों महानगरों के बीच जो दूरी है वो तो कम होगी ही, बड़े शहरों से उनसे छोटे जो अभी उभरते हुए महानगर या महानगर जैसे हो चुके हैं, जैसे हैदराबाद है, पुणे है, इनके बीच की दूरी कम होगी। आवागमन व्यापार में सबसे अधिक सहायक होता है। इन कॉरिडोर्स के जरिए जो वित्तीय केंद्र होंगे, आईटी सेक्टर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये सब जुड़ेंगे। इससे कुल मिलाकर ग्रोथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। पर्यटन भी होगा, अन्य क्षेत्रों से भी इसमें बढ़ावा मिलेगा। जी, मैं मनीष अग्रवाल जी आपके पास आना चाहूंगा। मनीष जी, कितना महत्वपूर्ण देखते हैं इंफ्रा के क्षेत्र में, खास तौर पर अगर इस बजट को देखा जाए तो? जी बहुत महत्वपूर्ण है। इंफ्रा पर तो इस सरकार का लगातार जोर रहा है और इंफ्रा के कारण जो है हमें जो नई लाइनें देखने को मिल रही हैं, डेडिकेटेड फ्रेट की जो नई घोषणा हुई है डानकुनी से पूर्व से लेकर के पश्चिम की ओर की, उससे अन्य चीजें भी जो समग्रता में देखी जानी चाहिए, जैसे वाटरवेज हैं, अभी रेयर अर्थ के लिए भी अलग से सरकार ने इसमें घोषणा की है, उनके लिए भी एक अलग से। तो इस प्रकार कनेक्टिविटी, गति और साथ साथ आवागमन संचार के साधनों में तीव्रता, नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, नई तकनीक में जो बढ़ावा, प्रगति दिनों दिन बढ़ने देखने को मिल रही है, तरक्की, उसका सीधा सीधा विजन इस सरकार में दिखता है। इसीलिए ऑरेंज इकोनॉमी की भी बात की गई है, एवीजीसी की भी बात की गई है। सब मिलाकर के समग्रता में देश के विकास को ये बढ़ावा देगा और इसमें रेलवे के लिए खास करके जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर है वे तो बहुत ही मददगार होंगे। जी बिल्कुल सर। मैं मनीष जी के पास एक बार आना चाहूँगा। मनीष जी, जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, जब इंफ्रा बेहतर होता है तो इससे क्या जो सस्ता आवागमन है उसमें कितनी मदद मिलती है और लोगों के लिए कितना बेहतर है? मनीष जी। धन्यवाद। आई थिंक हमको 2-3 चीज़ें इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसी आप जब ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बात करते हैं तो डिफरेंट मोड्स ऑफ कनेक्टिविटी को आपस में जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आपका रोड्स है, आपका रेलवेज है, आपका कोस्टल शिपिंग के ऊपर इसमें बात हुआ है, इनलैंड वाटरवेज के बात हुआ है। तो आप जब इस सबको जोड़ के करते हैं तो आपकी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होती है। आपका जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आने जाने का है, एक तो जैसे अभी बोला गया एज वेल, एक तो आपकी कनेक्टिविटी बढ़ जाती है। आप डिफरेंट शहरों को जोड़ रहे हैं जो पहले नहीं जुड़े हुए थे और आपको टाइम भी ज़्यादा लगता है, कॉस्ट भी ज़्यादा लगता है, और आप अपना जो गुड्स है, आप अपना जो ट्रेड का मूवमेंट है वो आपका बहुत सहूलियत करता है। और इसके लिए आपने जैसे सिटी 2 और सिटी 3 में, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में
आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आप वहाँ पे अगर कॉरिडोर्स बनाना भी चाहें तो अगर आपकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है तो आपकी कॉस्ट ज़्यादा होगी और आपका वो कॉम्पिटिटिवनेस चला जाता है, एज चला जाता है। एंड देयरफॉर इस बार अगर आप देखिए इसको तो एक ओवरऑल तरीके से उसको स्ट्रैटेजिक उसमें कनेक्टिविटी भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। कनेक्टिविटी होगी तो आपके कॉरिडोर्स भी वहाँ पे होंगे। एक सिटी लेवल पे जैसा बोला गया अभी, वहाँ पे फोकस आया है कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में आप वहाँ पे निवेश लगाएंगे तो आपका जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगा। तो एक पूरे रूप से उसको करने का कोशिश किया है कि अगर हमें वहीं पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना है, हम वहीं पे हमें ट्रेड भी लगाना है, इन्वेस्टमेंट भी लगाना है, तो हमारे लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको इस तरह जोड़ा गया। आई थिंक अगर आप एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेक्स आउटले देखें तो ओवरऑल लेवल पे लगता है कि 9.9% आउटले इंक्रीज है लास्ट ईयर से। बट जिन सेक्टर्स पे फोकस है वो देखना ज़रूरी है कि अगर हम ईच ऑफ सेक्टर्स में जाएं कि कहाँ कहाँ फोकस है, जहाँ पे पहले फोकस नहीं था या वहाँ पे अभी कमी थी कनेक्टिविटी में, उसको जोड़ा गया है, इसको ध्यान में रखा गया है इसमें। बिल्कुल सर। सर मैं आपके पास एक बार आना चाहूँगा कि रेलवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स में काफ़ी कोशिश की गई है और दायरे को बेहतर करने की बजट में भी ये दिखाई देता है, ख़ास तौर पर टीयर 2 और टीयर 3 शहरों की बात करें। ये ख़ास तौर पर आम नागरिक की जब हम बात करते हैं उनके लिए कितना बेहतर रहेगा? सबसे पहली बात है कि ये उनको एक बहुत ही एस्पिरेशनल मोबिलिटी देता है, क्योंकि इन शहरों में जहां आप धीरे धीरे रोड्स कंजेस्टेड होते जा रहे हैं वहाँ बड़ा ज़रूरी है कि आप हाई स्पीड कॉरिडोर्स की ओर शिफ्ट करें। साथ साथ जो है वो ये रेलवेज़ जो है एक सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, आप रोड से रेलवेज़ की ओर शिफ्ट करते हैं तो एक सस्टेनेबिलिटी की ओर जाते हैं, आप जो हैं वो डिकार्बनाइज ट्रांसपोर्ट की ओर जा रहे हैं। ये दूसरा इससे एडवांटेज है। तीसरा, जब इस तरह का एक्सपेंसेस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में तो उसका एक मल्टीप्लायर इम्पैक्ट जनरेट होता है। कहते हैं कि जितना आप स्पेंड करते हैं उसका 3 टाइम्स, 3 गुना से ज़्यादा जो है उसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट वो जनरेट होता है। इसके अलावा हाई स्पीड कॉरिडोर, मेट्रो सिस्टम्स, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, ये चीज़ें तकनीकी का एक नया इकोसिस्टम जनरेट करती हैं, इनोवेशन का एक नया इकोसिस्टम जनरेट होता है। कैसे ये चीज़ें, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इसमें सिस्टम्स हैं, कैसे उसको देश में इंडिजनाइज किया जाए, अपने देश में बनाया जाए, कैसे उनको डिप्लॉय किया जाए, उस पूरे इकोसिस्टम में फिर बढ़त होती है और फिर ये कैपेबिलिटी आती है, क्योंकि ये एक हमारा एम भी है इस पर्टिकुलर बजट का कि देश में जो है वो कैपेबिलिटी हमारी बढ़ाई जाए कि आप इन चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ये मेट्रो सिस्टम्स और जो आपने बताया कि और भी मोबिलिटी के जो रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं वो इस प्रकार से अच्छी हमें फ़ायदा देते हैं। बिल्कुल। प्रोफेसर मनोज चौधरी, आपके पास एक बार फिर आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा कि एक तरफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम देश के लिए जो बेहद ज़रूरी है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आज के बजट में बेहद महत्व दिया गया, चाहे डेटा सेंटर्स की बात करें, हम जो क्लाउड कंपनियां हैं उनकी सहूलियत की बात करें, तो किस तरीके से दिखते हैं ख़ास तौर पर आज के दौर में जब हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी उतना ही महत्व दे रहे हैं? तो हाँ, आज के बजट में 2 जो मुख्य बातें कही गई, एक तो ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस और दूसरा पीपल सेंट्रिक इकोनॉमी, दोनों को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से आज एक तरफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए नई टेक्नोलॉजी के थ्रू बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के थ्रू बोला गया, एआई को एक 21st सेंचुरी की इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी को किस तरह सारे सेक्टर्स में यूज करके गवर्नेंस में हो, एग्रीकल्चर में सारे सेक्टर के लिए, उसके बारे में बोला गया कि R&D इनोवेशन फंड, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के लिए किस तरह से R&D एक्टिविटीज, क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, तो ये सारे और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज की इंडस्ट्री के लिए सेफ हार्बर प्रोविजंस, तो ये सारे प्रोविजंस मिला के एक तरह से भारत की इकोनॉमी को नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुश है। इसके अलावा मुख्य रूप से कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि यूनिवर्सिटीज आर नॉट मियरली द सेंटर्स फॉर लर्निंग, दे आर ऑल्सो द स्पेसेस फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। तो उस तरह से ये बजट अपने आप में इंक्लूसिव बजट, एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट अगर आप बात देखें आज,
तो हर डिस्ट्रिक्ट में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, स्टेम की पढ़ाई के लिए गर्ल स्टूडेंट के रहने के लिए हॉस्टल का प्रोविजन किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दिव्यांग जनों के लिए स्किलिंग का प्रोविजन किया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। AVGC XR की तो हम पहले बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा केयर टेकर्स के लिए ट्रेनिंग, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी, अगर आप देखें तो सारे के सारे वो सेक्टर्स हैं जो मैंने शुरू में भी कहा था कि युवा शक्ति आधारित बजट और 3 मुख्य शब्द जो मुझे इस बजट में जो प्रियम्बल में माननीय वित्त मंत्री जी ने बोले वो मुझे बहुत अच्छे लगे कि इस सरकार ने कंटिन्यूअसली दे प्रिफर्ड एक्शन ओवर एम्बिवेलेंस, रिफॉर्म्स ओवर रिटोरिक एंड दे प्रिफर्ड पीपल ओवर पॉपुलिज्म। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पिछले साल किए गए इतने सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसमें GST 2.0 हो, किस तरह से न्यूक्लियर एनर्जी को सिविल सेक्टर में यूज करना हो, हायर एजुकेशन के लिए रिफॉर्म हो, इंश्योरेंस के लिए रिफॉर्म हो, तो इस रिफॉर्म एक्सप्रेस को आगे बढ़ाने के लिए एक कॉन्क्रीट स्टेप्स लेते हुए जो कुछ उन्होंने किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट के बाद में अपनी जो टिप्पणी करी उसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि दिस बजट इज ए हाईवे फॉर बाउंडलेस अपॉर्चुनिटीज, और इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। निश्चित तौर पर प्रोफेसर मनोज कुमार, जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपनी टिप्पणी करी बजट के बाद की प्रोडक्शन क्वालिटी पर भी उन्होंने विशेष जोर दिया, जो कि बीते वर्षों में अगर हम देखें तो भारतीय रेल ने प्रोडक्शन क्वालिटी में चाहे वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण हो या फिर अमृत भारत ट्रेनों का निर्माण हो, उत्तर में जब हम बात करें तो चिनाब नदी पर बना हुआ ब्रिज, दक्षिण में पंबन ब्रिज, और पूर्वोत्तर में सुदूर पूर्वोत्तर में पहली बार मिजोरम में पहुंची रेलवे लाइन, और हम जब पश्चिम की बात करें तो बुलेट ट्रेन जैसी उपलब्धि, तो अपने आप में निश्चित तौर पर जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और डॉक्टर वरुण कुमार, मैं आपसे ही समझना चाहूंगा, जो ये बीते वर्षों में तेजी दिख रही है खास तौर पर रेलवे में, ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कितना महत्वपूर्ण कदम है, और ये तेजी क्या हमें विकसित भारत की तरफ लेती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, रेलवे का भारत के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहा है। रेलवे ही सबसे बड़ा तंत्र है जो भारत को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जोड़ती है और सबसे तीव्रगामी साधन है। जहां तक विकास के लिए रेलवे की भूमिका की बात है और इसमें आम आदमी की भी बात की जाती है, तो मैं आम आदमी के पक्ष से भी थोड़ा सा इसमें ध्यान दिलाना चाहूंगा कि हमने विकास की ओर, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर, संरचना की ओर बढ़ाने की ओर बहुत ध्यान दिया है, और इसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स जिसको कहते हैं, वह बढ़ता जा रहा है और लगातार बढ़ रहा है। इस सरकार के पास एक दृष्टि है, एक दिशा है जिसकी ओर निश्चित रूप से वो आगे बढ़ती जा रही है। किंतु रेलवे का एक खर्च का दूसरा पहलू भी होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। उसमें रेलवे के अपने मेंटेनेंस के खर्चे इत्यादि वगैरह शामिल होते हैं, रेलवे की अपनी आय शामिल होती है। उन पहलुओं में अभी भी रेलवे के अर्जन की दिशा थोड़ी वहां पर और सुधार की जरूरत है। काफी कुछ वैसे पेंशन और वेतन आदि के खर्चों में निकल जाता है, फिर भी वहां पर हम उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहे जिस तरह से हम कैपेक्स के मामले में बढ़ रहे हैं, अवसंरचनाओं के विकास के मामले में बढ़ रहे हैं। रेलवे सदा ही इस देश के वित्तीय विकास का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, संभवतः सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा, और उच्च गति के द्वारा, नई तकनीक के द्वारा, नए केंद्रों को संपर्कित करने के द्वारा एक तरह का इंटीग्रेशन, रेलवे एक तरह की राष्ट्रीय एकता में भी भूमिका निभाती है, इंटीग्रेट करती है संरचनाओं को, लेकिन दिलों को भी जोड़ती है, मनों को भी जोड़ती है, व्यापार को बढ़ावा देती है, पर्यटन को बढ़ावा देती है। तो देश का एक तरह जो समेकन होता है वह भी विकास में बड़ी भूमिका निभाता है। और रेलवे अपने विशाल तंत्र से, निरंतर बढ़ते हुए आधुनिकीकरण से, तीव्रता से और अन्य कई संचार साधनों से संयुक्त होकर के इस देश के विकास में सबसे बड़ा योगदान देती है, ऐसा मेरा तो मानना है। निश्चित तौर पर। और मनीष अग्रवाल जी, आपसे समझना चाहेंगे, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कितना अहम कदम मानते हैं इस बजट को, और ख़ास तौर पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो उसके लिए विशेष तौर पर आवंटन किया गया है, कितना अहम है मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें उसके लिहाज से? 3-4 चीजें हमें इसमें बजट में देखने को मिला। आप देखिए कि एक तो आत्मनिर्भर भारत के और विकसित भारत के कॉन्टेक्स्ट में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आज की तारीख में जो अनसर्टिनिटी है, अनप्रडिक्टेबिलिटी है और केओस है जियोपॉलिटिक्स में, उसके बावजूद
वित्त मंत्री जी ने फिस्कल डिसिप्लिन जो है बिल्कुल बरकरार रखा। उन्होंने नेक्स्ट ईयर का टारगेट भी 4.3% ऑफ द जीडीपी रखा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपकी रेटिंग, आपकी कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग सब उसके ऊपर निर्भर करती है कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, आपका फिस्कल प्रूडेंस कितना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड जो उन्होंने किया कि आपका जो सेल्फ रिलायंट है, which is again being very very important strategically करंट जियो पॉलिटिक्स में, कि जो क्रिटिकल एरियाज हैं वैल्यू चेन, सप्लाई चेन के, चाहे वो रेयर अर्थ मेटल्स हों, आपके जो अपने रिसोर्सेज हैं, उन्होंने 4 स्टेट्स की बात की, जो उनके खनिज पदार्थ हैं उनको हम कैसे अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं। आपने पूरा एक एनर्जी ट्रांजिशन का जो फेज़ है, आप कार्बन कैप्चर के लिए आपने फंड बनाया जिसमें कार्बन कैप्चर, बैटरी स्टोरेज, 20,000 करोड़ का एक फंड बनाया हुआ है जिसमें उसका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो आप अगर देखें तो इसमें जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, जो पहले होता था, वी आर नाउ मूविंग टुवर्ड्स विच आर द वेरी क्रिटिकल सेक्टर्स इन द न्यू एज एस्पिरेशनल विकसित भारत ambition, and they are the ones which are also important for the manufacturing and the self reliance part as well. So इसके ऊपर बहुत फोकस किया गया है। और तीसरा जो आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने पहले भी बोला, कि आपकी जो ग्रोथ आएगी विकसित भारत के लिए, जो एम्बिशन है वो टीयर 2 और टीयर 3 सिटी से आएगा। तो उसके लिए आपको वहां पे रोजगार जो क्रिएट करना है, विच इज एन इम्पॉर्टेंट इशू एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, वहां पे फोकस किया गया है। तो ये तीनों कुल मिला के मेरा मानना है कि ये पूरा बजट अगर आप उस पूरे संपूर्ण तरीके से देखें तो पूरा विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत दोनों को ध्यान रखते बनाया गया। बिल्कुल। सुधेंदु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जैसा कि अभी बात हो रही थी टीयर 2 टीयर 3 शहर में, और ख़ास तौर पर एमएसएमई की जब हम बात करते हैं, वो शहरों की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने अभी जालंधर में अपने संबोधन में ये बात कही कि हमें प्रोडक्शन क्वालिटी को बेहतर करना होगा ताकि हम एक्सपोर्ट कर सकें, बेहतर एक्सपोर्ट कर सकें और दुनिया भर में हमारे जो प्रोडक्शन है उसकी पहुँच हो। तो हम अपनी प्रोडक्शन क्वालिटी को और बेहतर करने के लिए और इंश्योर करने के लिए कि हमारी प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? प्रोडक्शन क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए पहली आवश्यकता तो यह है कि आपका स्किल, आपकी कैपेबिलिटी बढ़े, और इस बजट में आप स्पष्ट देख रहे हैं कि इस पर एक विशेष जोर दिया गया है। दूसरी चीज़ है कि उस प्रोडक्शन में जो इस्तेमाल किए जाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। इसमें फिर आपने देखा कि उनके लिए भी अलग से फंड, अलग से मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट करने के लिए फंड फंड का एलोकेशन किया गया है कि वो इंस्ट्रूमेंट्स, वो इक्विपमेंट्स वे भी जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हों। तो एक बार जब हमारी कैपेबिलिटी, हमारे इक्विपमेंट्स जनरेट हो जाते हैं और साथ साथ जब उनको हम इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंस के तरफ से जब उनको हम सपोर्ट देते हैं, तो एक एमएसएमई का एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जनरेट होने लगता है और तब फिर प्रोडक्शन आपका आगे बढ़ता है। प्रोडक्शन में क्वालिटी चाहिए, प्रोडक्शन सस्ते दाम पर भी हो, यह भी आवश्यक है क्योंकि आपको ग्लोबली कम्पिटिटिव होना पड़ेगा। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के हम यदि फिर बताएं तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना, वह भी प्रोडक्शन में आपके कॉस्टिंग को रिड्यूस करता है। मल्टी मोडालिटी जब लाते हैं, जब आप लास्ट माइल कनेक्टिविटी लाते हैं, आप कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं और उनकी क्वालिटी को बढ़ाते हैं, बेहतर करते हैं। आप एथिकल वैल्यूज़ को प्रमोट करते हुए, क्योंकि ये बड़ा ही आवश्यक है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, इसका भी देखा जाता है कि जो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं वो एथिकली साउंड है कि नहीं, आप सस्टेनेबल प्रिंसिपल्स उसमें अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं, इन चीज़ों को देखते। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है, यह बजट और जो प्रयास किए जा रहे हैं, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रोडक्शन को काफ़ी आगे लेकर के जाएगा, असीम संभावनाएं देता है। यह बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सही है। और इसके लिए, इस बजट के लिए और इसका जो प्रावधान किया गया है, इसके लिए जो इसको बनाने वाले हैं और साथ साथ हम सभी लोग, देश के लोग जो हैं, वो इसके लिए बधाई के पात्र हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। और सड़क, रेल, बंदरगाह और एयरपोर्ट, हम बात करें मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात होती है। डॉक्टर मनोज चौधरी, आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी जो कई सालों से बात हो रही है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये बजट आपको क्या संकेत देता है कि हम उस दिशा में कितनी तेज़ी से और मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं? अभी तक के बहुत साल पहले पे हमारा फोकस एक तरह से कैपेसिटी एक्सपांशन पर था।
कैपेसिटी एक्सपांशन हम अभी भी कर रहे हैं, पर इस समय हमारा फोकस उसके साथ साथ एफिशिएंसी पे भी है। तो इसलिए अगर हम एक तरीके से रेलवे को बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ कार्गो मैरीटाइम को भी बढ़ा रहे हैं, एविएशन को भी बढ़ा रहे हैं, पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के थ्रू जैसे 240 करीबन प्रोजेक्ट 15 लाख करोड़ रुपए से ऊपर के जैसे प्रोजेक्ट किए गए, प्रगति स्कीम के थ्रू किस तरह से 50 रिव्यू जो मीटिंग्स हुई है उसके थ्रू प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन को फास्ट किया गया, प्रोजेक्ट के अंदर में टेक्नोलॉजी को यूज किया गया। आज के बजट में हम देखें तो एक और महत्वपूर्ण बात हुई जो है इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी स्कीम के इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके रिस्क को हम किस तरह से करें ताकि उनको मोटिवेट करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर पाए। इसके अलावा भी अगर आपने आज के बजट में देखा तो एक इंपॉर्टेंट फोकस था कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट, जैसे अगर नई टनल्स बन रही है तो टनल बोरिंग मशीन में हो, उन सब के अंदर में किस तरह का प्रावधान करें। और इसके साथ साथ इसके अर्बन इकोनॉमिक जोन, तो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन और अर्बन डेवलपमेंट अपने आप में कोई अलग टॉपिक्स नहीं है, क्योंकि जब सामान अर्बन एरिया में पहुंच जाता है तो किस तरीके से अर्बन एरिया के अंदर का लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन प्ले करेगा, जिसमें इस समय भारत के करीबन 29 शहरों में मेट्रो चल रहा है, आरआरटीएस चल रहा है, ईवी के थ्रू ई बसेज हो रही है। तो एक तरह का पूरा मल्टी मॉडल फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साथ में जो पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के थ्रू जो प्लान अप्रोच के थ्रू आगे बढ़ रहे हैं, इसका नतीजा तो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होने के साथ सबको दिख ही रहा है। इसको और तेजी से विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ा रहे हैं। जी सर, एक और मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं मल्टी मॉडल की ही हम बात कर रहे थे प्रोफेसर मनोज चौधरी, लेकिन जिस तरीके से हम देखें अहमदाबाद में अगर देखें तो मल्टी मॉडल की दिशा में एक अहम कदम है साबरमती में, तो ये जो हम देख रहे हैं केवल हाई स्पीड कॉरिडोर्स में रहेगा या फिर देश के जो छोटे छोटे स्टेशन हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के कानपुर या बहराइच झांसी, इस तरीके के स्टेशंस पर भी प्लान है मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी देने का कि अगर कोई यात्री बस से आ रहा है तो वो स्टेशन पहुंचे, ट्रेन पकड़े, ट्रेन से फिर सीधे अपने गंतव्य स्थल तक जाए, उसे ज्यादा जद्दोजहद ना करनी पड़े। तो ये क्या छोटे छोटे शहरों में जैसे कि बात हुई टियर 2 टियर 3 शहरों में भी इस तरीके की प्लानिंग है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और तो और एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि 50 साल के बाद में भारत ने पहली बार एक नया ग्रीनफील्ड पोर्ट वाधवान में बनाने का किया। वो अपने आप में एक मल्टी मॉडल डिजाइन के साथ में तय होगा, क्योंकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी नेक्स्ट में है, नेशनल हाईवेज भी वहां पे है। तो अब से हर करी जाने वाली चीज इस चीज को ध्यान में रख के है कि रेलवे या हाईवे या किससे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे एफिशिएंट, सबसे फास्ट, सबसे कॉस्ट एफिशिएंट मेथड में, सबसे सुविधाजनक मेथड में हम किस तरह पीपल, गुड्स या सर्विस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। तो इसके लिए पूरे भारत का जिस तरह का नेटवर्क बन रहा है, जिस तरह से गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बन रहे हैं पूरे भारत के अंदर में, करीबन 306 के करीबन प्लान किए गए, उनका जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है कि कहां पे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स है, कहां पे वो सामान को रखने की जरूरत है जहां से वो लोड हो सके। तो अगर आप देखें मानेसर फॉर एग्जाम्पल, मानेसर तो कोई टायर 1 सिटी आप नहीं बोलेंगे, पर किस तरीके से आप उसको ऐड कर करके अलग अलग सिटीज के अंदर में हम लोग मल्टी मॉडलिटी का इस्तेमाल वेयर हाउसिंग सेक्टर के थ्रू, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल के थ्रू, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के थ्रू, जब बुलेट ट्रेन बनेगी उसके थ्रू, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर एक एग्जाम्पल है। तो उस तरीके से किस तरह से हम उसको प्लान करके सभी जगह बना रहे हैं, भले एविएशन सेक्टर के थ्रू हो या हम मैरीटाइम सेक्टर के थ्रू हो, ऑल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस वाटर, एयर एंड सी, उसको मिलाकर हम किस तरीके से एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक सिस्टम बना रहे हैं, वो तो भारत के हर कोने में होने वाला है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले हमारे साथी राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजीव जी, and we are also joined by Professor V.K. Malhotra, Chairman, MP Food Commission. Welcome to our show, Professor Malhotra. What are your takes on the budget 2026-27, sir? Well, it's a very balanced budget. In fact, on certain parameters, this budget is definitely, I see this budget in tune with the economic survey which has been presented before the parliament just a few days ago. And I do see that there is a continuity in this whole process. I look at the statistical numbers which have appeared before the whole nation over the last 2 to 3 years.
the way the country, the areas where country has been progressing, and there are certain key strategic areas where government definitely has shown its further inclination to remain invested, both in terms of resources and maybe strategic initiatives. Can you mention those key strategic areas that we need, the focus has been in this budget, sir? Well, in general, the sectors which have been performing, the most importantly, connectivity is the key word, if we could see that. So connectivity through roads, connectivity through means of transport, and even digital connectivity. That is a key word in the whole budget. That's one thing. Secondly, I do feel that within that realm, when I say connectivity, somewhere it seems that the philosophy before the whole nation while going through this process of budget preparation and implementing it is that we should provide, government should act as an enabler. It should act as a facilitator, in fact. And they must provide a field for the private sector, in fact, to build a capital on. This is where the key strategic areas, whether in terms of railway corridors or maritime corridors. Right. So all those things. Health hubs and... Definitely, tech hubs. So digitalization, I said... सर बिल्कुल जैसा कि आपने कॉरिडोर्स की बात करी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब हम बात करते हैं ख़ास तौर पर जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें, क्योंकि 2014 से पहले अगर डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का विस्तार बिल्कुल नहीं था, लगभग 0% ही था। लेकिन जब हम बात करें इस बजट में एक नए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया। इससे पहले भी जो बजट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ऐलान किया गया था, उन पर बड़ी तेजी से काम हुआ और इसने एक तरह से भारतीय रेल परिवहन की तस्वीर भी बदली है। तो कितना महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते हैं और इस बजट में जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात की गई, ये कितना महत्वपूर्ण साबित होगा? मुझे लगता है, देखिए, 2-3 चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। रोड ट्रांसपोर्ट के एक अपने लिमिटेशंस हैं। मुझे लगता है कि रेलवे जो डेडिकेटेड कॉरिडोर है, फ्रेट कॉरिडोर है, वो डेफिनेटली आपके एक फर्दर सपोर्ट सिस्टम उसके अंदर क्रिएट करने जा रहा है। और आने वाले समय में लॉजिस्टिक्स के एरिया में मैं डेफिनेटली जो आपके पोर्ट रिलेटेड या मैरीटाइम कॉरिडोर्स हैं, वो दे आर गोइंग टू बी अ फिनोमिनल हेल्प इन फैक्ट इन। और दूसरी चीज़ मुझे उसमें ये भी लगता है, आई वॉज रीडिंग समवेयर, मैंने कहीं पढ़ा उसमें कि फर्दर जो ग्रीन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट के अंदर भी इन चीज़ों का महत्व जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। सर मैं इस समय पूछना चाहूँगा एक सवाल डॉक्टर मनोज चौधरी, यही फ्रेट कॉरिडोर ने भारतीय रेल की तस्वीर को कितना बदला है, मैं एक बार और आपसे विस्तार में समझना चाहूँगा। चूँकि जब हम बात करें, अगर कुंभ की, बीते वर्ष हुए कुंभ की बात करें, महाकुंभ के दौरान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में हम बहुत बड़ी तादाद में स्पेशल ट्रेन देख सके, चूँकि जो मालगाड़ियों की दिशा थी वो दूसरी तरफ से थी। इसके अलावा जो माल ढुलाई की जो गति है उसमें बड़ी तेजी आई है। तो ये फ्रेट कॉरिडोर भारतीय रेल के लिहाज से कितना अहम है, डॉक्टर मनोज चौधरी? Answering to your question directly, let me tell one thing, that it is results and results only that bring greater confidence. अगर अच्छे परिणाम किसी चीज के आते हैं तो उससे हमारा आत्मविश्वास और आगे बढ़ता है। जब डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की प्लानिंग की गई और इस समय हम रियलिटी को देखें तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की टोटल लेंथ जो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर मिला के 2843 किलोमीटर होती है, जिसपे थोड़ा सा जो बचा हुआ है, चलो लगभग मानो पूरा हो गया। ये रेलवे की टोटल जो लेंथ है, रूट लेंथ, उसका रफली अराउंड 4% है। और इस समय डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो रेलवे की टोटल रूट लेंथ का 4% है, रेलवे के फ्रेट का करीबन 11% फ्रेट इस पे कैरी हो रहा है। इसका मतलब अगर ये प्लानिंग की गई कि पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक को अलग बनाकर एक तरह से डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए, तो उसका रिजल्ट आता हुआ दिख रहा है। जब ऐसा कॉन्फिडेंस आता है तो एक और नया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्लान करने का एक आत्मविश्वास भी जगता है और एक नीड भी सामने आती है, नंबर 1। नंबर 2, जब हम
फ्रेट को अलग किया और पैसेंजर को अलग किया ट्रेन पे, तो उस समय कुंभ के समय हो, हम लोग स्पेशल ट्रेन, ज्यादा नंबर की ट्रेन हम पैसेंजर रूट पे चला सकते हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो एक तरफ भारत के अंदर में ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए, नई सुविधाजनक ट्रेनों के लिए वंदे भारत स्लीपर, कई नई ट्रेनें करी जा रही है। रेलवे के ट्रैक की जो है स्पीड कैरिंग कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है कि इस समय करीबन 40-50 हजार किलोमीटर जो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भी ज्यादा जो है सपोर्ट कर सकती है। तो जब हमें ये करना है तो पैसेंजर ट्रैफिक और फ्रेट ट्रैफिक को अलग करना अपने आप में दोनों लिहाज से फायदेमंद है। एक तो हम फ्रेट को ज्यादा, माल को ज्यादा अच्छी तरह से कैरी कर सकते हैं, दूसरी तरफ हम पैसेंजर ट्रेन की संख्या भी बढ़ा सकते हैं और उनकी स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। और तेज गति से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन के लिए एक तरह का डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर भी, हाई स्पीड प्रोजेक्ट एक तरह का डेडिकेटेड पैसेंजर कॉरिडोर ही है, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। इस लिहाज से देखें तो जो रिजल्ट्स आए हैं उन रिजल्ट्स ने हमको इतना आत्मविश्वास प्रदान किया है कि अब हम और ज्यादा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ज्यादा बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। Here we would like to thank Dr. Manoj Chaudhary, Vice Chancellor of Gati Shakti, and taking this discussion further, Dr. Malhotra, Professor Malhotra rather. Sir, railways are considered to be the lifeline in a way of India. We have been struggling with, the speeds of the train that are being manufactured now are around 180 or something plus like that. But the actual speed on the track is much less than that. And one problem for us is regarding the timings. We would like our trains to be on time always. Right. Definitely the freight corridor would be an enhancer, would be of help in that direction, because we would be segregating the trains for freight on a different corridor, to say. But how long do you see that we would be in a position to bring our trains really on time to the stations? Because any delay in man hour it results in taking the economy backwards. That's right. To a large extent, that's correct. In economics, we do say that time is money also. The fact of the matter is that, in fact, that we are moving towards being an economy which is maturing itself in several ways. This degree of maturity, I do feel that in course of time is further likely to improve, in fact. Our timelines or timeliness has shown good degree of improvement in the recent past also. You look what was happening in trains running substantially late 10 years back and how they are running now. So that's one situation. I'm sure that with the assistance of technology, more in every frame of our life, in fact, and with a sense of maturity and nation moving towards a greater degree of maturity and development, I'm very, very sure that this nation is going to adhere to timelines still little more strictly, in fact, and that is going to be of much aid, in fact, in days to come. बिल्कुल। सुधेंदु जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा, जब हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रा की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हम विकसित भारत की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में इस बजट से हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में क्या उम्मीद करें कि सबसे महत्वपूर्ण जो जोर है वो इंफ्रा में किस क्षेत्र में इस बजट के जरिए दिया गया है? यदि ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट हम बताएंगे, क्योंकि इसमें फॉर द फर्स्ट टाइम आपने जो है वो तीसरे फ्रेट कॉरिडोर को कॉन्सेप्चुलाइज किया. बिकॉज व्हेन फ्रेट कॉरिडोर्स वर कॉन्सेप्चुलाइज, व्हाट वाज द फंडामेंटल प्रॉब्लम विद द रेलवेज? द फंडामेंटल प्रॉब्लम वाज दैट द 7 high density network routes, all of them were congested. So only 15% of the track length was carrying almost 65% of the entire traffic of the railway. So वो सबसे बड़ी समस्या थी. So तीसरा फ्रेट कॉरिडोर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट कहा जाएगा. उसको जो कॉन्सेप्चुलाइज किया गया और जो ये एक्नॉलेज करना कि टीयर 2 टीयर 3 सिटीज जो हैं, दे आर गोइंग टू बी द मेन ड्राइवर्स, द मेन की प्लेयर्स नाउ
दैट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट। वहां पर आपने क्या लाया, आपने मोबिलिटी के लिए 7 हाई स्पीड कॉरिडोर्स की बात की। तो ये दोनों जो मुझको लगता है ये बहुत ही बड़ा, ये शायद सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और दीज टू आर गोइंग टू टेक अस, and further of course their proliferation in the subsequent budgets, that is going to take us in the direction of what we say Viksit Bharat by 2047. But sir, we have not been able to complete, Sudhenduji, the first high-speed railway corridor as such, and it has got delayed. We understand there has been some land acquisition problems in Maharashtra and all. And how do you see the first, when can we expect that? The railway minister has already said that we can be booking our tickets for next year around 15th of August. It seems it's going to be launched, and that would be a great day for infra India, so to say. Definitely, sir, because you know, high speed rail, the way you said, when you are going anything for the first time, naturally there are teething troubles. There are troubles, everything you can't expect, you can't visualize, especially in the kind of polity in which we are there, where different states are there, different aspirations are there. Those kind of things are there. But yes, you rightly said, and when the minister has committed, and the government has made a commitment, they stand by it. So I'm sure that by next year they are going to initiate it, and that will create that spin, that multiplied impact which I always say. And once you know multiple these high speed networks, they start high speed corridors, they start coming. In fact, if I give you an example of Japan also, which is one of the, I would call them the mother of these high speed trains. Yes. Even the first train that was launched, the first initial corridors that they were launching, they had also a lot of problems in land acquisition. Not that it was not. In fact, the concept of Japanese, what they call special type of courts are there that settle that adjudicate that land disputes and land settlements with respect to railways. So that was initiated just to give support to this, you know, these high-speed corridors. So once that we are done in the first case, and once these 7 networks they start with, this is going to save on time. This is going to create multiple employment opportunities. This is going to reduce distances. This is going to create urban agglomerations, support to tourism, and finally, what I always like to say, that it is going to support and create an ecosystem for technology innovations. Because after all, when you run these high-speed trains, you are showing your technology prowess also. बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन मैं राजीव की ही बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा और प्रोफेसर मल्होत्रा आपसे समझना चाहूँगा, जब बात हम एजुकेशन की करते हैं, टाइम ओवररन ये अपने आप में एक समस्या तो है। सिर्फ बुलेट ट्रेन की अगर बात ना करें, हम और भी प्रोजेक्ट्स में बात करें, निश्चित तौर पर तेज़ी आई है, लेकिन क्या उतनी तेजी आई है ताकि हम अपने लक्ष्य को 2047 के विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसे पा सके? उतनी तेजी आप देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि हम जब भी तेजी के टर्म्स में बातचीत करते हैं तो हमारा सीधा सीधा पॉइंट ऑफ रेफरेंस जो है वो डेवलप्ड कंट्रीज कहीं ना कहीं बन रहे होते हैं। जब हम प्रोजेक्शंस करते हैं और जो टाइमलाइन तय करते हैं तो उस समय हम बेस्ट सिनेरियो की बातचीत करते हैं। उस बहुत सारे सिनेरियोज, जैसा आपने अभी कहा भी, कि बहुत सारे सिनेरियोज इन बिटवीन भी बन रहे होते हैं जिनको भी हमें हैंडल करना होता है। 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। एक तो टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा एड है और वो डेफिनेटली हमें टाइम को भी प्रेडिक्ट करने में कहीं ना कहीं मदद करता है, एक बात। दूसरी बात, मैंने कहा कि हमारा माइंडसेट भी चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। ये रियलाइजेशन पूरे देश में है और हम एक दूसरे से लर्न भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को सेंसिटाइज भी कर रहे हैं कि साहब हमें टाइम को तो सीखना होगा। वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू माइंड आवर टाइम एंड अदर्स टाइम एज वेल। और ये चीज़ डेफिनेटली गवर्नमेंट के स्कीम्स में, प्रोजेक्ट्स में, और जो भी प्रोजेक्ट्स हम हाथ में लेकर के चल रहे हैं उनमें भी कहीं ना कहीं उसको नीचे वी विल हैव टू मेक इट हैपन ऑन द लैंड इन फैक्ट। तो मैं समझता हूँ वो चीज़ें जैसे जैसे देश के, ख़ास तौर से उस वर्ग के देश में जिनको आप कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन से आज सीधा सीधा रिलेटेड है, वहाँ ये चीज़ें मुझे लगता है काफ़ी हाई पेस पर हो रही हैं, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत तेज़ी से आ रहा है। एवरीबडी इज़ वर्चुअली फीलिंग इन ए गुड पोजीशन कि अब हम परफॉर्म नहीं करेंगे और समय पर परफॉर्म नहीं करेंगे
so will definitely be somewhere leading this country miss still more buses, and which is unaffordable in fact. तो वो चीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी व्यापक रूप से देश में समझ में आ रही है, और मैं काफ़ी होपफुल हूँ कि भाई ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी नंबर 1, और दूसरी बात टेक्नोलॉजी एज ए ग्रेट इनेबलर, not only in terms of planning but also in terms of implementing the plan to clinical perfection. तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें we can definitely foresee to happen in near future in fact. Okay. तो मुझे इस फ्रंट पर लगता है कि देश निश्चित रूप से 2047 की हम विकसित भारत की हम बात करते हैं, तो वो जो डिग्री ऑफ मैच्योरिटी है वो वहाँ तक मुझे लगता है कि जो गेम ग्राउंड पर होना है वो हमारे माइंड में पहले होगा, वो डिग्री ऑफ मैच्योरिटी हमारे माइंड में पहले आएगी और ग्राउंड पर फिर वो ट्रांसलेट होगा. Sudhendu ji, the capex was around 2 lakh crores in 2014-15, and it has gradually increased to almost, now the proposal is of 12.2 lakh crores, and so there has been, we can say, around 600% increase in this decade itself. How do you see that aspect of thing as regards to employment generation, which is going to be the most important factor, as because we are 140 billion country? So whenever you are investing in 1.4 billion, yes, whenever you are investing in capex, especially capex for infrastructure, because if you further dissect it, you would see that primarily it is going towards the infrastructure creation only. If you recollect the initial days when this dispensation was there, the Prime Minister so clearly said that infrastructure is going to be on the front line. That is what makes a nation great. That is what he had clearly said. And then this focus on this capex came in. And further, if you also go in, if I am to identify that what can be 3 master strokes of this particular, of the present times for the timely project implementation, so that, you know, after all, if you are investing so much of money, the intended impact must be achieved at the right time, otherwise it loses. So if 3 master strokes are to be identified, I would say first is the Gati Shakti master plan. That is a master stroke, because then now the planning is all synchronized. Number 2 is the Prime Minister himself at the apex level on a monthly basis, he has been doing what we call Pragati review meetings, where he identifies, and this is a random identification, the big ticket projects, and he wants to know that why exactly things are getting delayed right at the level of the Chief Secretary and the Secretary of the concerned ministry. He wants to know why exactly it is getting. So monitoring at that level, that is the second master stroke. And finally, what we always take pride in is conceptualizing the whole of government approach. So if a project is of railways, it is not a railway ministry task alone. It's a government's kind of, government's initiative is there. That's why these 3, with the help of these 3 kind of, I would say that the initial and the so effective measures, we have been able to reduce the project implementation time, and we are now, many of the projects, most of the projects rather. First, all the projects, let's say for railways at least, I can ensure that all of them are being routed through this Gati Shakti, and yes, at the same time they are being implemented, the efforts are being made to implement them in time so that the intended impact is generated. And capex and the job opportunities, there is a direct correlation. Yes. There is a almost 3 times multiplier is there. If you are investing dash number amount of money, 3 times money will be generated out of it on a periodical basis. That is year on year kind of thing. So this is what the achievement of there is multiplier impact is there. So that's why there's so much of importance that you go in for the capex investment. We are also now joined by Jyotindra Mehta, Director, National Federation of Urban Cooperation Banks, Cooperative Banks and Credit Societies. Thanks for your time, Jyotindra ji. And first take on your budget, sir. The
our vision of Sabka Saath, Sabka Vikas proclaimed in such a is to situation ensure when the entire world family, is in dilemma region, and the world because of tariff war and the regional war, and that we are talking about now world war. So the situation, the budget is really very much needed for Atmanirbhar Bharat, and that has been well defined. आत्मनिर्भर भारत अगर हम पूरे विश्व में हम फंसे हुए हैं और सिर्फ वेपन वॉर नहीं, ये वॉर जो है वो इकोनॉमिक की भी वॉर है, और उसमें जो ज्ञान तंतु की लड़ाई चल रही है कि यहाँ से किसी एक देश ने कुछ कहा, पावरफुल कंट्री है, और दूसरे देश ने कुछ रिस्पॉन्ड किया, फिर बाद में हम सो नाउ दिस इज द टाइम इंडिया हैज वेरी गुड रोल टू प्ले एंड वी आर प्लेइंग इट. आई एम रियली बुलिश दैट इंडिया इज प्लेइंग द रोल ऑन वर्ल्ड मैप, और ये दुनिया भर का जो इकोसिस्टम बदल रहा है उसमें हम बहुत बड़ा रोल प्ले करने जा रहे हैं. तो मैं समझता हूँ ये बजट जो है वो फिगर का बजट नहीं है. ये जो अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज अ बिग थिंग. जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है और लोगों के हाथ में पैसा आता है, और ये इकोनॉमी जो है वो बढ़ रही है. मैं समझता हूँ कि ये चाहे किसको कोई भी कहे, लेकिन दिस इज द बजट वेयर वी हैव डिसाइडेड दैट हम आत्मनिर्भर भारत की ओर जा रहे हैं, और इसलिए हम जो बजट के प्रोविजन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. मैं आपको एक ही बात बता दूं, जो डेटा सेंटर की बात है. डेटा सेंटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आए और दैट इज लिंक्ड विद सो मेनी इंडस्ट्रीज, मेनली बैंकिंग इंडस्ट्री. बैंकिंग इंडस्ट्री इज द मोस्ट बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ डेटा सेंटर एंड डेटा टेक्नोलॉजी. एंड बैंकिंग इंडस्ट्री now if the new data center will come, then it will be very cheaper for them. So that's a cost saving thing. जी बिल्कुल ज्योतिंदर मेहता जी. So this is very good budget. बिल्कुल ज्योतिंदर मेहता जी, मैं अब मल्होत्रा जी के पास जाना चाहूँगा. प्रोफेसर मल्होत्रा, जैसा कि हम बात कर रहे थे, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश हुआ है, लेकिन क्या हम जो तेज़ी से बढ़ता शहरीकरण है, भारी भीड़ है, प्रदूषण जैसी समस्याएं हैं, इन समस्याओं को देखते हुए ये बजट तैयार किया जाता है? हम इंफ्रा में निवेश करते हैं, या इंफ्रा में निवेश के लिए हमें ज़रूरी है इन सब तथ्यों को ध्यान रखना, और ज़रूरत है इन सब चीज़ों को लेकर और ज़्यादा संजीदा होने की? बिल्कुल ठीक है. आपका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो मुझे लगता है कि इस देश की जनता के पास भी है, पॉलिसी मेकर्स के पास भी है, और सरकार भी उसको कंसीडर करती है. बड़ा इशू क्या है? कुछ समय पहले आपने भी अभी कहा कि कुछ समय पहले हम ये सोचते थे कि बजट का एक बड़ा प्रोपोर्शन हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लार्जली उस क्वालिटी का कि जो प्रोडक्टिव नहीं है, जो खर्च करने के साथ ही खत्म होता है. बट जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के टर्म्स में बातचीत करते हैं तो डेफिनेटली जब कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है, वो डेफिनेटली अपने साथ फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़, फ्यूचर की ग्रोथ और फ्यूचर के पोटेंशियल्स को लेकर के आता है. जो कर ये ऑप्शन, जैसे आपने पॉल्यूशन वाली बात कही शहरीकरण के अंदर, दो बातें साफ समझने की हैं. एक तो ये कि इस बजट के अंदर इंक्लूसिविटी के ऊपर पूरा फोकस है, नंबर 1. दूसरी बात, अभी ये बात सामने आई कि टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ के ऊपर भी अब एक स्लोगन है एसडीजी में, नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड. ये इकोनॉमी में एक्चुअली हो रहा है आज की तारीख में, कि शहर ही नहीं, लोग ही नहीं, कोई भी लेयर ऑफ पॉपुलेशन
कोई भी लेयर ऑफ सिटीज और विलेजेस, दे शुड नॉट बी लेफ्ट बिहाइंड। और उसमें जो बात आपने कही उसका कहीं ना कहीं आंसर भी लाई करता है कि साहब हम सभी जगह प्रोग्रेस को लेकर के जाएंगे, इंडस्ट्री भी देश के रिमोट कॉर्नर्स में जाएगी, ग्रोथ सेंटर्स भी देश के रिमोट कॉर्नर्स तक जाएंगे, तो डेफिनेटली ये जो कंसंट्रेटेड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस हैं, पॉल्यूशन है या एयर क्वालिटी है या वाटर की भी जो समस्याएं हो सकती हैं, पॉल्यूटेड वाटर की भी कुछ जगह वो भी अभी नोटिस में आया, तो वो हम सब लोग अवेयर हैं उस बात के। लेकिन सर आपने बात बिल्कुल कहा कि गाँव में कोई छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन गांव से पलायन एक बड़ी समस्या, लोग गांव ही छोड़ रहे हैं। मेरा जो सवाल है आपसे, मैं समझना चाहता हूं जो तेजी से बढ़ता शहरीकरण है, आप जब दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे शहरों की मेट्रो सिटीज की बात करते हैं, निश्चित तौर पर विकास का दायरा होना चाहिए, और लेकिन मुझे ये लगता है कि देश की जो ग्रामीण आबादी है उस क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें पहुंची, स्वास्थ्य पहुंचा, लेकिन लोग वहां रुके, वहां रोजगार की संभावनाएं और मजबूत हों, इसके लिए वहां इंफ्रा, जो रूरल इंफ्रा, आज हम मेट्रो की बात कर रहे हैं, आज हम बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, लेकिन जो गांव देहात में रूरल इंफ्रा को और बेहतर करने के लिए संसाधन इस बजट में आपको दिखाई देते हैं ताकि लोग पलायन जैसी समस्या से बच सकें। निश्चित रूप से रूरल डेवलपमेंट के ऊपर पूरा गवर्नमेंट का फोकस है। जब भी आप रूरल डेवलपमेंट को देखते हैं तो उसको एग्रीकल्चर की ग्रोथ के साथ रख करके देखिए। पिछले 10 साल इस देश की हिस्ट्री के अंदर पहली समय इतना बड़ा पीरियड है कि आप 4.4% के एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं, एक बात। फिर दूसरी बात है कि आज आप हर इंफ्रास्ट्रक्चर का एक अपना गेस्टेशन पीरियड है। आप आज की तारीख से या आज से 2-4 वर्ष पहले आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना शुरू किया है वो 8-10 साल में अपनी जगह बनाता है, और डेफिनेटली दोनों प्रोसेस मुझे लगता है कि आने वाले समय में, देखिए इंटरनेशनल डेवलपमेंट हमें ये जरूर थोड़ी सी समझ देता है कि जो माइग्रेशन का प्रोसेस है वो लेस डेवलप्ड एरिया से ग्रेटर डेवलप्ड एरिया की तरफ हमेशा जाता है, और शहरों की टर्म्स में हम सोचें तो वो कम डेवलप्ड शहरों से मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की तरफ भी जाता है, और फिर डोमेस्टिक सिटीज़ की तरफ से वो इंटरनेशनल सिटीज़ पर भी जाता है। ये प्रोसेस गिवन है, लेकिन डेफिनेटली वो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन जो केवल अपने रोजगार के लिए, अपने लिमिटेड नीड्स के लिए माइग्रेट करता है, उसके आसपास 30-40 किलोमीटर या 20 किलोमीटर के पेरिफेरी के अंदर जो कर वो सारी कंडीशंस लाई जाती हैं कि वो उसको अपॉर्चुनिटीज़ दें, उसकी इनकम जनरेट करें और उसकी लाइफ का बेटरमेंट। जैसे एक बड़ा इंडिकेटर, अभी तक हम रूरल रोड कनेक्टिविटी के बारे में इतना नहीं सोच पा रहे थे, लेकिन आज रूरल रोड्स कनेक्टिविटी को लेकर के देश कहाँ खड़ा हुआ है। कितने लोग विलेजेस तक जाने के लिए किलोमीटर्स टुगेदर वो कच्चे रोड से जाते थे, आज वो स्थिति नहीं है। तो जितना ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इस एक्सपेंडिचर को मैं अर्बन एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं कर सकता, उसमें रूरल एरिया और इंक्लूसिविटी शामिल है। ये निश्चित रूप से इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, और मुझे लगता है कि वहाँ अपॉर्चुनिटीज़ टियर 2 सिटीज़, टियर 3 सिटीज़, और आने वाले समय में 20 से 30 किलोमीटर या 50 किलोमीटर की रेंज में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो लार्जर स्केल के ऊपर। अभी जैसे AI रिलेटेड डेवलपमेंट्स पर जब हम बातचीत करते हैं तो ये बात सामने आ रही है कि आने वाला समय जो है वो बड़ी बड़ी एंटरप्राइजेस के साथ छोटी एंटरप्राइजेस का भी होगा AI के वर्ल्ड में। जी। Dr. Barun Kumar, former director, Railway Board, joins us now. Sir, your take on the budget, and especially in the railway segment, because as you are aware, sir, 7 high-speed corridors have been announced in this budget. Yeah, it's a very good budget. It promotes growth. It gives impetus to our economy, and by boosting connectivity and encouraging, promoting, developing the infrastructure and technology also. This is a big, I should say, promotion to growth and development, which has been all along the slogan of this government. It is in line with the vision
and the actions of the past, and it shows continuity in its actions and its visions. Sir. Your take on the new announcements, particularly in the railways, because seven, as I mentioned, 7 new corridors have been mentioned in this budget, high-speed railway corridors. Apart from that, a new freight corridor too has been announced. How is going to be helpful for job creation, particularly in the eastern part of the country, because the Prime Minister has always stressed on the importance of eastern India for the wholesome growth of India? ईस्टर्न इंडिया हमेशा ध्यान में रहा है। यह जरूर है कि उसकी ओर पिछली सरकारों की तुलना में हम देखें तो इस सरकार ने काफी ध्यान दिया है, और इस सरकार में जो नया फ्रेट कॉरिडोर अनाउंस हुआ है, इसकी बुनियाद पहले भी पड़ी हुई थी। डानकुनी से दिल्ली तक तो था, इसको बढ़ाया गया है, तो यह ग्रोथ को तो निश्चित रूप से बढ़ाएगा। और कनेक्टिविटी इज द की वर्ड ऑफ डेवलपमेंट। communication, connectivity, all along, all taken together, it promotes growth. So development differently, this budget and the freight corridors announcement will help a lot in promoting infrastructure and economy. बिल्कुल सुजेंद्र ज्योति जी, जो कि हम ईस्ट की बात कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, क्योंकि सरकार ने जो नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष तौर पर इंफ्रा के लिए नीति को बदला है 2014 के बाद। जब हम एक्ट ईस्ट की बात करते हैं और विशेष तौर पर हम पिछले साल की बात करें तो कई ऐसे राज्य हैं, विशेष तौर पर मिजोरम में आइजोल में जब पहली बार ट्रेन पहुंची, ये अपने आप में देश के लिए बड़ी उपलब्धि थी और वहाँ के लोगों के लिए भी निश्चित तौर पर बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन क्या हम आगे और परियोजनाओं को, क्योंकि विकास और जो पर्यावरण है उसके बीच में संतुलन बनाई जाने की भी ज़रूरत है, ऐसे में हमें जो नॉर्थ ईस्ट की परियोजनाओं में, विकास परियोजनाओं में ख़ास तौर पर क्या ध्यान देने की ज़रूरत है, और नॉर्थ ईस्ट में जो विकास हुआ है बीते 1 दशक में तेज़ी से, उससे आप कितना सहमत हैं? इससे हमारी पूरी सहमति है। जिस दिन पहली बार मिजोरम की ट्रेन चली थी, उस दिन भी मैं आपके स्टूडियो में मौजूद था, और नाहरलागुन, हरमुटी नाहरलागुन का जो प्रोजेक्ट है, दिल्ली से पहली बार जब राजधानी जो है वो अरुणाचल प्रदेश गई थी, वो भी अपने आप में एक क्रांतिकारी चीज़ था। यदि आप देखिए, सरकार ने सबसे पहले जो स्टेप लिया, वंस दे डिसाइडेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बिग पुश देना है, दे ऑल्सो आइडेंटिफाइड दैट विच आर द इंफ्रास्ट्रक्चरली डेफिसिट रीजन्स। कौन से एरिया हैं जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है दे हैव बीन ऑन द मार्जिन्स। Northeast was always one of them. So they said that, okay, we must be going ahead in the Northeast. And then, of course, the entire planning, all the projects, they were kind of rejuvenated. उनको फिर से जो है उनको फंडिंग दी जाने लगी। आपका यह कहना कि किस प्रकार से पर्यावरण के साथ संतुलन बनाया जा सकता है उन जगहों पर, क्योंकि ये सब जो हैं इकोलॉजिकली बड़ी सेंसिटिव एरिया हैं, बड़ी अच्छे जगह हैं। तो पहले तो आपको बताएं कि among all the mode of transport, railways is a very, very sustainable mode of transport. It emits least amount of, carbon and other things. So एक तो वो हुआ। उसके अलावा जब it is very important that the kind of design, the kind of choice of materials that you are taking in that area, the kind of work schedules and the planning which you have finalized for execution of these projects, all of them will go in for ensuring that these projects are also aligned and their implementation is aligned to that of the priorities of the environment. So that is what, that is how it is. But in this area, because the government has gone, the impact is phenomenal. I have seen it myself, that how it has given a huge push to mobility of the students, the young, aspirants from this Northeast to entire, to the more developed centers of South or to North. Earlier it was very much, restricted kind of thing. So if you remember, there is a line where Marie Kom had very kindly said, she said that
she was saying that she used to travel a lot of distance, you know. There was a lot of constraint for going to the training center because the connectivity was not there. So she, in appreciation to this efforts for going in connectivity, she mentioned that just because this is improving, you know, the impact is being shown in all areas. Yes. शुक्रिया सुधेंद्र ज्योति जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी सार्थक चर्चा रही। और एक सवाल मैं आपसे मल्होत्रा जी आपसे समझना चाहूँगा कि हमारी जो ट्रांसपोर्ट नीति रही है, आमतौर पर जब हम इंफ्रा के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में जब बात करते हैं तो रोड सेंट्रिक बात होती है, लेकिन जब जैसा कि अभी बात हुई थी कि रोड सेंट्रिक के अलावा इनलैंड वाटरवेज की भी जब हम बात करते हैं, हम बात करते हैं रेलवे की, तो ये ज़्यादा किफ़ायती है और ज़्यादा बेहतर है क्या जो ट्रांसपोर्ट का माध्यम है और जो सस्ता ट्रांसपोर्ट का माध्यम है उसके लिहाज से? डेफिनेटली आपने भी कहा अभी कि जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वो ज़्यादा सस्टेनेबल है, और दूसरी बात जो वाटर ट्रांसपोर्ट के मीन्स हैं वो भी डेफिनेटली काफ़ी इकोनॉमिक और सस्टेनेबल है। ये भी समझना होगा हमको समझना होगा कि रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर हम लोग कितना प्रेशर रख सकते हैं एक समय के ऊपर। दूसरा, कार्बन एमिशन की टर्म्स में भी डेफिनेटली हम लोग ग्रीन इकोनॉमी की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, और इंडिया के जो कमिटमेंट्स हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रीन इकोनॉमी वो डेफिनेटली बाकी दुनिया के मुकाबले रिलेटिवली अभी तक इम्प्लीमेंटेशन के स्टेज के ऊपर बेहतर हैं। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मुझको लगता है कि डेफिनेटली ये चीज़ें भी प्राइमेसी में आई हैं, और आने वाले समय में मुझे लगता है कि सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें रोड भी है, ट्रेन भी है, वाटरवेज भी हैं, और डेफिनेटली एविएशन के फील्ड के अंदर भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एंड आई कैन फोरसी स्टिल मेनी मोर चेंजेस। और दूसरा, रोड की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्गर होने से डेफिनेटली जो रोड ट्रांसपोर्ट है वो हमारा पूरे देश में ये रियलाइजेशन है कि वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। जी 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 बिल्कुल। और हमारे साथ इस समय प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार जुड़ चुके हैं, जो कि दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर हैं। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। सर, सबसे पहले तो आपसे ही राय लेना चाहेंगे, इस बजट को किस तरीके से देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण बजट है, क्या सबसे जो आपको अगर 2 या 3 मुख्य बातें कहें इस बजट की तो वो मुख्य बातें क्या मानते हैं? ये बजट आप एक साल के आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए जी। बेसिकली ये बजट जो आपने 2021 में आत्मनिर्भर भारत उस पैकेज से बात करते हुए फिर विकसित भारत 2047 उस बैकग्राउंड में इस बजट को देखना चाहिए, और उस बैकग्राउंड के अंदर ये बजट कॉन्टिन्यूटी को बनाए रखते हुए एक फाउंडेशन उसकी तैयार करता है। जी। हम जनरली क्या कहते हैं कि सोर्सेज ऑफ ग्रोथ के अंदर हम रिसोर्सेज की बात करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, लेबर है, कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है, फिजिकल कैपिटल है, और इसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी ग्रोथ की बात की जाती है। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ, जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं उनको हम कितना एफिशिएंटली इंटरेक्ट करवा पाते हैं वो डिटरमिन करता है। तो इस बजट के अंदर यदि आप देखोगे तो एक साइड में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हम पीछे से चले आ रहे हैं उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए हैं, और अभी भी आप देखोगे मोर देन 12 लाख करोड़ वी आर एलोकेटिंग टू फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ओवरऑल जो कैपेक्स है दैट्स अराउंड 17% the proposed capex. So in that way we can say on the one side, on the physical infrastructure, creating capitals, we are focused on that. On the other side, we are also focusing on means further development of the human capital. इसके अंदर एक स्पेशली कॉन्सेप्ट इन्होंने इस बार है यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल टाउनशिप, दैट्स यूनिक विच वाज नॉट अर्लियर। जी। या
And third, what we can say is that to make these resources more productive. So in this budget, we have continued this reform express. Okay, sir. Jyotindra Mehta ji, how important do you find the tax holiday till 2047 being provided for technologies like cloud tech, and how important it is going to be in terms of generation for technology related jobs in India? Sir, there is huge demand for data center in India, and it has to grow fivefold. Now, this is the first step towards fivefold growth, and the banking industry, other insurance industry, financial sector, IT sector, IT researcher, everybody needs data center and data analysis and everything. So, and IT related consumption is there in banking industry and other financial segment also. So right now, at whatever prices they are paying, the new situation, they will be paying less for data center and data migration and data analysis. So I understand that this is the game-changing offer, and India will be next. I mean, they have given time up to 2047. It is a Viksit Bharat. But from today, if something is built, try to build, then it will grow, and it in next 3-4 years, our need will be more and more, and we will have a right supply at right time. बिल्कुल सर। डॉक्टर वरुण कुमार, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूँगा और समझना चाहूँगा, जब हम पीपीपी मॉडल की बात करते हैं, विशेष तौर पर चूंकि आप रेलवे में रहे हैं, समझना चाहूँगा कि पीपीपी मॉडल के आधार पर रेलवे स्टेशन भी बने, रेलवे में कई जो सुविधाएं हैं वो पीपीपी मॉडल के आधार पर, ये कितना आकर्षक है और कितना व्यवहारिक है? आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर वरुण कुमार। जी हाँ जी। पीपीपी मॉडल व्यवहारिक तो है, क्योंकि सरकार अकेले सारा दायित्व नहीं ले सकती थी और इसमें जन भागीदारी जो है वो इसमें उपयोगी होती थी, इसीलिए इस मॉडल को अपनाया गया है और इस पर लगातार आगे बढ़ा जा रहा है। जिन परियोजनाओं में इसको लगाया गया है उसमें वित्त के नजरिए से, जो समय लगता है उन परियोजनाओं को पूरा करने में उसके नजरिए से, विशेषज्ञता के नजरिए से, इन सभी नजरिए से उसमें मदद मिलती है और उसको पूरा करने में सहूलियत होती है। इसीलिए इस सरकार का लगातार पीपीपी मॉडल पर भरोसा भी है और इसको निरंतर आगे बढ़ाते जा रही है, अन्य सभी क्षेत्रों में उसी तरह से रेलवे में भी। जी Professor Malhotra, the question that I had asked about to Jyotiruditya ji about the data centers and the cloud technology that has been given a tax holiday till 2047. We all know that the coming time is of this particular sector, right, and we have to grow in AI and every aspects of the thing. How do you see these benefits being provided to that sector affecting large scale employment and in our society? This tax holiday till 2047 has been provided keeping few things in mind. I mean, this is what I see in that. One thing is that these kind of services are highly capital intensive. They need a lot of investment. So any benefit which is temporary in nature for 2 to 5 years, very short period of time, you may not perhaps attract investments to the desired extent. That's one thing. So we want technology
our data centers to work in sync with the things. That's and then only, I mean, on number of occasions, even economic survey does say that we need strong data centers because that's the need of the hour. Everything that we are going to do tomorrow has to be analyzed in terms of data at one or the other level. And India definitely intends to learn from the investments made by the foreign firms in these areas also. So data remains yours. Analysis will definitely be of your help in days to come. The only benefit that you intend to pass on to the foreign firms is that if they are investing heavily in these areas, they must have an assurance in terms of good time period so that they can stay invested in this country and they could be attracted towards it. So that's the idea. Okay, so Surendra Kumar ji, defense budget has been increased to 7.85 lakh crores. We know that it was there is a heavy capital expenditure in that too, owing to Operation Sindoor. And how do you see the allocation in terms of the whole budget? It's almost 14.67% of the entire budget. Yes. Defense को हमें केवल डिफेंस एज ए कन्वेंशनल वे वी शुड नॉट लुक लाइक दैट. डिफेंस इज ए स्ट्रेटेजिक सेक्टर. We need from the defense point of view and also as an industrial sector. Yes. As you will try to see this last 4-5 years, especially after 2021, the exports in the defense sector. Yes. Earlier there was zero almost. We were not exporting anything. Today we are exporting a large amount of that. One. Second, given this today's world, where this, you can say, this self-centered kind of framework is working, especially after the COVID. Yeah. During the COVID, we have seen everything is weaponized. So given that, you have to have your own defense system. So given that structure, it's not just you are securing your borders. You have to secure your borders, but inside also you are creating the jobs. Yes. You are creating the money. You are creating exports through that. Yes. So in that way, this sector is a very strategic sector, and in the long run, it will, we can say, a major economic statecraft of the government of the India. So in that way, it's a very important sector. बिल्कुल. ज्योतिंदर मेहता जी, अच्छा आप कुछ मल्होत्रा जी प्लीज ऐड करिए. See, at one point of time, I remember Atal Bihari Vajpayee ji, the former Prime Minister of this country, said that you cannot decide your neighbors. Right? बिल्कुल बिल्कुल. They are given. So there is a geopolitical necessity also. The kind of world that we are today living in. So you can look at your neighborhood. You can look at the use of technology in the remote areas even. Secondly, this budget, I think this figure does include the pension to the defense personnel also. Right, which is substantial, a good part of that. I had a look at the last year's budget. Out of 6.5 lakh crore, the actual sum going towards development was around 4.9 to 5 lakh crore. Okay. So the rest of the money went towards the pension to the defense personnel. So those things. Secondly, and as Professor Kumar has very rightly pointed out, you read it with two important developments. One is the geopolitical situation. Two is increased Indianization of your own weaponry. Yes. That's another development. And secondly, from a mere importer, you have started to export. That is the point I wanted to that you have started we to are export. now a pretty decently sized exporter of defense many technology. Asian countries, many countries in Central Asia, they have expressed their willingness to buy, and many of them have entered into agreement with you. And in the coming year, this will be a very important, you can say, export-oriented sector. That will be major earner of the foreign exchange. That's right.
जी बिल्कुल। ज्योतिंदर मेहता जी, एक सवाल आपसे भी मैं समझना चाहूँगा। जिस तरीके से बात हो रही थी एक्सपोर्ट की, हम एक्सपोर्ट की इंपोर्ट की अगर बात करें, कई बार जिस तरीके से बजट में भी आज जिक्र किया गया फास्ट ट्रैक क्लियरेंस और सिंगल विंडो सिस्टम, क्या हम इस पर काम वाकई में आपको ज़मीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है कि कई निश्चित तौर पर डिजिटलीकरण के बाद काफ़ी पारदर्शिता आई है, लेकिन ज़मीन पर हम बात करें तो क्या लोग इस जो सिंगल विंडो सिस्टम है इससे लाभान्वित हुए हैं? सर, मैं मेरी बात कहूँ, मैं खुद इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर, इनकम टैक्स एडवोकेट। सर, हम पहले हर रोज इतने केसेस हियरिंग में आते थे और पिछले 3 साल से हमें कोई बुला ही नहीं रहा है। यानी देयर इज नो एब्सोल्युटली नो जीरो फेस, अभी फेस लेस हो गया। सो इट इज, आई मीन, रियली गेम चेंजिंग। आज टैक्स पेयर को कुछ दिखना ही नहीं है। और ये जो आपने सवाल पूछा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हमारे पिछले 6-7 साल से बात हो रही है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, हम उसमें काफी हद तक आगे पहुंच गए। और काफी हद तक मुझे लगता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कारण हमारी एनर्जी एंड एक्सपेंडिचर का बहुत ही बचाव हुआ। मुझे लगता है कि ये आप जो अभी जो कर रहे हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और आगे बढ़ना, यानी लोगों को बिजनेस करना है, या ईज ऑफ डूइंग लाइफ इवन, उसमें भी काफी काम हो रहा है। तो ये दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपको आगे बढ़ना है तो हमें ये करना ही होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार, मैं समझना चाहूँगा एक पहलू ये भी है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आमतौर पर रिटर्न, आर्थिक रिटर्न क्या होंगे, लेकिन कई बार राजनीतिक प्रभाव भी हावी होते हैं। तो जब हम राजनीतिक प्रभाव को हावी नहीं होने देते तो ऐसे में बेहतर रिटर्न की उम्मीद रख सकते हैं। और बीते वर्षों में ऐसे बेहतर रिटर्न आपको कहां-कहां देखने को मिले हैं? यदि आप रिटर्न्स की बात करें जी, जो कारपोरेट रिटर्न्स के टर्म्स में हम जनरली बात करते हैं, जी, और जो कारपोरेट रिटर्न्स हैं वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आइसोलेशन में नहीं हो सकते जी, क्योंकि जैसे हम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते हैं एज ए रिजल्ट आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है दैट सब्सटेंशियली कम्स डाउन। और अभी भी यदि हम देखें जी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, स्पेशली चाइना, we are not able to compete because there this cost of production our still is very high. In that, creating this infrastructure, creating this logistic system, as a result cost of productions they are coming down and we can be competitive. Still our cost of capital is high, there we need to work so that it should come down. Their land cost is too high, that should also come down. And in that direction we can see in this budget creating this industrial, reviving this legacy of the 20 industrial clusters, that will play a big role in that. जी, So as a result the returns they will increase, they will attract the private investment at present which is somewhere lagging behind. It will create scope for that and make the economy more competitive. Professor Malhotra, because sir mentioned about China. Yes. We know that we have a very competitive neighbor with us, and when you talk about China, it is about scale. Yes. Whatever they produce at large scale, and our Prime Minister has always emphasized on scale, if you remember. So what are those areas where we can really be producing things that the world really needs at scale, and then compete with China or so whosoever is competing with us in that sense? See, I start from the background where Professor Kumar in fact left, that the capex expenditure by the government or infrastructure related expenditure by the government has got its spillovers. It creates external economies, that's one thing.
And China definitely over last more than 50 years now has invested heavily in terms of public infrastructure. The unfortunate situation is that we have started to invest in public infrastructure only for last 10 to 12 years Yes. to that magnitude. To that magnitude. Yes. To that magnitude. Yes. From 2 lakh crore to 12 lakh crore. That's it. You very rightly said it. The good thing is that the pace of investment, capex expenditure is going around 22% of the total expenditure in the budget. I went through a study done by certain specialized institutions, and they say that in real terms it should be around, taking into account the economies, external economies created by the public expenditure, it should be around 30%. That's one thing. India, while thinking about China or thinking to be in competition with China, will have to definitely think about the areas of its strategic importance. We have just seen defense could be one possibility. In fact, we also need to understand that China's goods in the international market, their price and their costing is not 100% absolutely transparent. It needs to be understood. Whereas India, being largely not so government supported an economy and largely market driven economy, is not supported to that extent by the government, in fact. So, as I said in the beginning also, government is a facilitator. Government acts like an enabler in our case. But good amount of public investment in capital expenditure will definitely boost, motivate, and inspire private sector investment in infra or private sector related infrastructure at least. So I think this is where the trigger lies, and India will definitely, of course, service sector intensive areas, human capital intensive areas will be the areas of India's disadvantage even in days to come. So India has to keep its eye. Advantage, you mean? Advantage. India will have to keep its eye in those areas and add with that the agriculture related or agriculture processing related areas. So these could be some areas of India's strategic advantage. जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मल्होत्रा जी। प्रोफेसर सुरेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। निश्चित तौर पर जिस तरीके से राजीव ने कहा, स्केल की बात कि स्केल बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ ही क्वालिटी भी। हम जब प्रोडक्शन क्वालिटी की बात करें राजीव, अभी करीब 1.5 घंटे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोडक्शन क्वालिटी को और स्केल को दोनों को बेहतर करने की बात की है। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे और राजीव को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए संसद टीवी।